सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू सही है, ये बोलिविया और पेरू के मध्य में है। उर्मिला झील ईरान में है, ये भी सही है। रेंडियर झील रूस में नहीं, ये गलत है, ये आपकी कनाडा में है, ये आपकी कनाडा में है, रेंडियर झील कनाडा में है। अथाबास्का झील ये कनाडा में है, ये भी सही है। तो रेंडियर झील कनाडा में स्थित है, इसकी गहराई 219 मीटर। कनाडा के अन्य झीलों में विनीपेगोसिस, नेटलिंग, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेगोसिस, नेटग्लिंग, ये सारी आपकी कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो आंसर होगा धारवाड़ क्रम में, ऑप्शन डी होगा इसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टान अपक्षय व अपर्दन से निर्मित प्रथम तलछटी अवसादी चट्टान है। ये चट्टानें आर्कियन समूह के चट्टानों के अवशेष हैं। इनमें महत्वपूर्ण धातुएं हैं लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनका विस्तार कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामों में अधिक संख्या यानी ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, बिल्कुल सही है। विभिन्न धर्म है, ये भी सही है। और तीसरा विभिन्न जातियां हैं, ये भी सही है। ये भारतीय सामाजिक संरचना है, निर्धनता इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। तभी स्थायी जनसंख्या संरचना होगी जब स्थिर जन्म दर होगी और मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका। सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है एशिया में, क्योंकि दो बड़े देश यही हैं, चीन और भारत। एशिया में, फिर आता है आपका अफ्रीका में, फिर आपका आता है यूरोप, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका, फिर आता है ओशनिया, फिर आता है अंटार्कटिका। ओशनिया में ही आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में थोड़े छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सबको मिला के ओशनिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में छोटे छोटे अन्य द्वीप हैं, मैसिडोनिया करके। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के मध्य चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को नाम दिया गया था। ऑप्शन ए, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम बाल मृत्यु दर नागालैंड में है, 7 प्रति हजार, यानी 7 प्रति हजार, 1000 बच्चों पे 7 ही बच्चे मरते हैं। और गोवा में है 9 प्रति हजार, केरल में है 10 प्रति हजार। तो अब चेंज हो गया, 2001 में था केरल, 2011 में है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। तो आंसर होगा बिहार। उच्चतम जनसंख्या घनत्व है बिहार में 1106 बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है, 1106। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल 1028, तीसरे नंबर पे आता है केरल 860, फिर आता है चौथे पे उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में 1000 पुरुषों पे महिलाएं हैं 1084। फिर दूसरे पे आता है तमिलनाडु 996 में। केरल में है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं और तमिलनाडु में है 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं। आंध्र प्रदेश में
993, मणिपुर में 985, छत्तीसगढ़ में 991। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जात जनसंख्या जनगणना 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना 2001 और 11 के अनुसार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 20.69%, जबकि संपूर्ण देश में अनुसूचित जातियों की संख्या प्रतिशत है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत है 16.6%। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, दक्षिण एशिया यानी सार्क देश जो है आपके, सार्क देश दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में कौन सी अवरोही क्रम में है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लगाना। सबसे अधिक नगरीकरण किस देश में है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम किस में है? इन 4 देशों में बताना है आपको। तो पहले आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, ताज्जुब होगा, इसमें है पाकिस्तान पहले पे, यानी पाकिस्तान में नगरीकरण अधिक है इन देशों। दूसरे पे आएगा आपका भारत अपना, फिर उसके बाद आता है बांग्लादेश, फिर चौथे पे आता है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। कुछ सिद्धांत जिसके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर आधा नगर निगम का सृजन किया जाता है, सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 243 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सही है। सत्ता की संरचना के आधार पर, सही है। नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, यह भी सही है। उपरोक्त सभी के आधार पर यह बताया टी के ओमेन, नगरीय परिवारों का अंतर। टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना और नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी तीनों के आधार पर बताया है। क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आंसर होगा 11। आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, लोक लेखा समिति में सदस्य बताने हैं आपको। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, लोकसभा से होते हैं 15, राज्यसभा से होते हैं 7, कुल मिला के होते हैं 22। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना। समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा नाम निर्दिष्ट 7 सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परामर्श अनुसार विपक्ष के सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परामर्शानुसार विपक्ष के सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन हुआ था 1957 में। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। लोक लेखा समिति निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के लिए एक
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो आंसर होगा 14 दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे 7। 42 हैं तो 7 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 267(2) अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, किंतु इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है, नहीं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त रहता है। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने हेतु राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ओके, थैंक यू।